Welcome to my channel Learn with Mamta. So today we are going to discuss about eukaryotic cell. So I welcome you all in this मजेदार session of eukaryotic cell. हमने अपनी पिछली वीडियो में डिस्कस किया था what are prokaryotic cell in detail. So now we are going to discuss about eukaryotic, that is new upgraded version of cells. So this is the structure of an animal cell. ये एक एनिमल सेल है. Okay. So they show extensive compartmentalization of cytoplasm. जो ये साइटोप्लाज्म है, जो लिक्विड होता है सेल के अंदर, उसके अंदर एक्सटेंसिव कंपार्टमेंटलाइजेशन दिखाती है ये. In the sense that is this is one cell organelle, this is nucleus. So ये स्ट्रक्चर ये फिक्स है जगह. जो न्यूक्लियस है वो मैक्सिमम सेंटर में ही होता है. तो वो कंपार्टमेंट टाइप बन गए ना साइटोप्लाज्म में कि ये वाला हिस्सा इस चीज के लिए, ये वाला हिस्सा इस चीज के लिए. वो छोटे छोटे कंपार्टमेंट में होते हैं. सो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स, जितने भी सेल ऑर्गेनल्स हमें दिखाई दे रही हैं ये मेम्ब्रेन बाउंड है, मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है ये. ओके. सो देखते हैं सेल में क्या क्या होता है और फिर उसके बाद हम इसके ईच एंड एवरी पार्ट को हम डिटेल में स्टडी करेंगे. पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमें स्टडी करना क्या है, एनिमल सेल होती क्या है और वो कैसे दिखती है और उसके अंदर क्या क्या चीजें होती हैं. सो फर्स्ट वन इज दैट प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वेरी इंपॉर्टेंट. वैसे तो जनरली हम कह देते हैं कि आउटर कवरिंग, बट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. इसको हम सेमी परमिएबल भी बोलते हैं, सेमी परमिएबल, क्योंकि ये अलाउ करती है बाहर से अंदर और अंदर से बाहर जाने वाले मटेरियल्स को. इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे. जो सेकंड स्ट्रक्चर है वो है गोल्गी अपैरेटस. ये पैकेजिंग में हेल्प करता है. दीज आर सेंट्रियोल्स. सेंट्रियोल्स ये सेल डिवीजन के टाइम में हेल्प करते हैं. ये स्पिंडल फॉर्मेशन बनाने में हेल्प करते हैं. जब सेल डिवीजन होने वाला होता है तो सेंट्रियोल एक यहां रह जाता है, एक यहां आ जाता है और फिर ये स्पिंडल फॉर्मेशन करते हैं. न्यूक्लियस हाफ डिवाइड हो जाता है, आधे डीएनए को ये अपनी साइड खींच लेते हैं और आधे डीएनए को ये अपनी साइड खींच लेते हैं. तो ये सेल डिवीजन में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. ओके. सो दीज आर लाइसोसोम्स. इनको सुसाइडल बैग्स भी कहा जाता है. क्यों कहा जाता है ये हम आगे पढ़ेंगे. देन दिस इज न्यूक्लियस. दिस होल पार्ट इज कॉल्ड न्यूक्लियस. Nucleus is a very important part of a cell. It is like the brain of the cell. It control all the metabolic activities of cell. सारी चीजों को ये कंट्रोल यहीं से किया जाता है इसको. ओके. सो दिस इज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. जो आउटर मेम्ब्रेन है पर ये इंटरप्टेड होती है किससे, न्यूक्लियर पोर से. न्यूक्लियर पोर होते हैं कहीं कहीं, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती. देन जो इसके अंदर साइटोप्लाज्म होता है उसको न्यूक्लियोप्लाज्म बोला जाता है और अंदर सबसे इंपॉर्टेंट मटेरियल दैट इज डीएनए होता है इसके अंदर. सो जो ये न्यूक्लियर पोर होते हैं ये भी एक्सचेंज ऑफ मटेरियल के लिए होते हैं. इनका पर्पस होता है सेल के बाहर से अंदर, न्यूक्लियस के अंदर चीजें आना और अंदर से बाहर जाना. क्या आपको पता है ये गार्ड सेल के द्वारा गार्ड किए जाते हैं. जो ये न्यूक्लियर पोर हैं ये गार्ड सेल के द्वारा गार्ड किए जाते हैं. सो एनीवन नो व्हाट वी कॉल दी सेल. न्यूक्लियर पोर के अंदर जो गार्ड सेल होती है उनको क्या बोला जाता है, जो गार्ड होता है उसको क्या बोला जाता है. जो न्यूक्लियर पोर के अंदर गार्ड होता है, जो अलाउ करता है कि क्या चीजें अंदर आएंगी क्या चीजें बाहर जाएंगी, उसको क्या बोलते हैं. Comment me in comment box and tell me what we call it. What is the name of that guard? Okay, this is the question for you in this video. Okay, let's move ahead. This is न्यूक्लियस से जस्ट आगे स्टार्ट हो जाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. दीज आर ऑफ टू टाइप. दो टाइप के होते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसको रफ क्यों बोलते हैं, क्योंकि उसके ऊपर जो ये स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे हैं आपको, इनको बोलते हैं राइबोसोम्स. राइबोसोम्स.
राइबोसोम्स। प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं ये, जो जिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर जो राइबोसोम्स आ जाते हैं वो एक रफ अपीयरेंस देते हैं, इसलिए उसको बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसको RER भी बोला जाता है। नेक्स्ट वन इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसके ऊपर राइबोसोम्स नहीं होते। दिस इज माइटोकॉन्ड्रिया, एनर्जी हाउस ऑफ द सेल, एंड दिस इज साइटोप्लाज्म। ओके, दिस ऑल आर कॉल्ड सेल ऑर्गेनल्स। ये सब सस्पेंडेड होती है किस लिक्विड में? साइटोप्लाज्म में। So let's discuss all these structures in detail because these are very important structure. Each and every structure plays a crucial role in a cell. So we will discuss it. We start with the cell membrane. जो सेल की सबसे आउटर वाली कवरिंग होती है उसको सेल मेम्ब्रेन बोला जाता है. It performs a very crucial role in a cell. First of all उसको एक skeleton का सपोर्ट देती है. सेल मेम्ब्रेन है बाहर तो वो उसको प्रॉपर शेप में रखती है. ओके, सो इट इज अ लिपिड बायलेयर. लिपिड की बनी होती है. बायलेयर मतलब 2 लेयर्स होती है लिपिड की, और ये इस टाइप की होती है कुछ लिपिड्स. इनके पास एक हेड होता है, एक टेल होती है. दिस राउंड पार्ट इज कॉल्ड हेड एंड दीज आर कॉल्ड टेल. सो देयर आर 2 टर्म्स, हाइड्रोफोबिक एंड हाइड्रोफिलिक. व्हाट आर हाइड्रोफोबिक? फोबिक मीन्स फोबिया, डर लगना. कई लोगों को वाटर से डर लगता है तो वो बोलते हैं मुझे हाइड्रोफोबिया है. ओके, तो इस तरह से जो टेल होती है वो हाइड्रोफोबिक होती है, इसलिए वो इनवर्ड्स होती है. ओके, और जो हेड होता है वो हाइड्रोफिलिक होता है, यानी कि वाटर लविंग. वो होता है आउटर सरफेस पे. जो सेल के इस साइड भी और इस साइड भी लेयर है, ये दोनों जगह वाटर होता है. तो जो टेल होती है वो अंदर की साइड होती है. ओके, 2 types of proteins are there, integral and peripheral. Integral proteins होते हैं और peripheral proteins होते हैं. Before that, so it also possesses protein and carbohydrates. प्रोटीन ही नहीं बल्कि कार्बोहाइड्रेट्स भी होते हैं लिपिड बायलेयर में. और जो प्रोटीन होते हैं, जो इनका रेशियो होता है प्रोटीन का कार्बोहाइड्रेट्स का, वो वेरी करता है. ओके, प्रोटीन्स भी हैं, वो इंटीग्रल भी हो सकते हैं और पेरिफेरल भी हो सकते हैं. इंटीग्रल मतलब बीच में एम्बेडेड, और पेरिफेरल मतलब सरफेस के ऊपर प्रोटीन प्रेजेंट है. फ्लूइड मोज़ेक मॉडल of the cell membrane is given by Singer and Nicholson in 1972. So this is the structure of lipid bilayer or fluid mosaic model. As you can see, some proteins are embedded in the lipid bilayer. These are called integral proteins. Some are over the surface of that lipid bilayer. इसीलिए वो पेरिफेरल प्रोटीन है. ओके, और इसको फ्लूइड मोज़ेक मॉडल क्यों बोला गया है? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल का मतलब है फ्लूइडिटी में है. ये लिपिड्स रूम टेम्परेचर पे फ्लूइडिटी में होते हैं. ओके, सो दैट्स व्हाई. और मोज़ेक मतलब कोई फिक्स शेप नहीं है, ये चेंज करती रहती है, इसलिए इसका नाम फ्लूइड मोज़ेक मॉडल पड़ा. सो वन इम्पॉर्टेंट टास्क व्हाट सेल मेम्ब्रेन हैज टू परफॉर्म, दैट इज ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स through itself. That's why we call plasma membrane is selectively permeable. बहुत ही प्रिसाइज होता है इसका सिलेक्शन. सिलेक्ट करके मटेरियल को अंदर आने देती है और अंदर के मटेरियल को बाहर जाने देती है. मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सिलेक्टिवली परमेएबल और ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल होता है. अब ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल कैसे होता है. फर्स्ट वन इज पैसिव ट्रांसपोर्ट, सेकेंड वन इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट. जो पैसिव ट्रांसपोर्ट है डजंट रिक्वायर एनी एनर्जी, और जो ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट है इसमें क्या होता है, रिक्वायर एनर्जी. सबसे पहले हम पैसिव ट्रांसपोर्ट को देखते हैं. इसमें आता है डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस. डिफ्यूजन इज ऑफ 2 टाइप, दैट इज सिंपल डिफ्यूजन एंड facilitated diffusion. Simple diffusion and facilitated diffusion. जो simple diffusion होता है
डिफ्यूजन, वैसे तो डिफ्यूजन प्रोसेस वो गैसेस के लिए यूज होती है। फॉर एग्जाम्पल डिफ्यूजन होता क्या है, अगर किसी रूम में मैं हूं और किसी कॉर्नर में जाके अगर मैं किसी परफ्यूम की बोतल खोल देती हूँ तो धीरे धीरे वो खुशबू सारे रूम में फैल जाएगी। परफ्यूम क्या है, वो एक गैस है, और जो फैल रहा है वो भी गैसेस फैल रही हैं, तो वो प्रोसेस कहलाएगी डिफ्यूजन। ओके, डिफ्यूजन जनरली अकर ऑन द स्टेट ऑफ हायर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट टू लोअर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। जहां पे हायर कंसंट्रेशन होगी वहां से जहां पे कम कंसंट्रेशन होगी ना उसकी साइड जाएगा डिफ्यूजन में। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने परफ्यूम की बोतल खोली तो जहां पे मैं खड़ी हूं खोलूंगी वहां पे तो ज्यादा अमाउंट रहेगा, रूम के दूसरे कॉर्नर में वैसी वाली खुशबू है ही नहीं परफ्यूम की, तो वो वहां पे जाने की कोशिश करेगा क्योंकि वहां पे कंसंट्रेशन लो है, तो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाने की कोशिश करेगा। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डिफ्यूजन। सो सेकेंड पार्ट ऑफ दैट डिफ्यूजन इज फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन मीन्स it doesn't require energy but it needs special kind of structure to transport a particular material। जैसे कोई प्रोटीन है उसकी हेल्प ले लेगा, प्रोटीन की हेल्प से वो मटेरियल अंदर चला जाएगा, तो फैसिलिटेटेड में प्रोटीन से फैसिलिटेट होता है। ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस इज सेम एज डिफ्यूजन बट इट इज यूज्ड फॉर वाटर। ओके, वाटर के लिए यूज किया जाता है प्रोसेस ऑस्मोसिस। देन देयर इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, इट रिक्वायर्स एनर्जी, एनर्जी चाहिए होती है ताकि कोई भी चीज अंदर से बाहर आ सके या बाहर से अंदर जा सके। इसका एग्जांपल है सोडियम पोटेशियम पंप। एनर्जी एटीपी आके कंबाइन होगा तो 3 सोडियम बाहर जाएंगे, 2 पोटेशियम अंदर आएंगे। ये सोडियम पोटेशियम पंप है, इसमें एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। नेक्स्ट पार्ट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सेल मेम्ब्रेन के बाद आता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो हमने देखा था। ये न्यूक्लियस है समझ लो, ये डीएनए मटेरियल है, इसमें न्यूक्लियस के बिल्कुल साथ से ही स्टार्ट हो जाती हैं कुछ फोल्डिंग्स। सो इन फोल्डिंग्स को बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये 2 टाइप का होता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। What they do? There are ribosome attached to its surface. जब राइबोसोम उसके सरफेस पे अटैच हो जाते हैं तो उसको बोला जाता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और जो जिस पे अटैच नहीं होते उनको बोला जाता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये SCR इज द साइट फॉर द लिपिड सिंथेसिस। जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जिसके ऊपर कोई राइबोसोम्स नहीं लगे होते वो लिपिड सिंथेसिस में हेल्प करता है, और जिसके ऊपर राइबोसोम लगे होते हैं वो प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। सो दे एक्टिवली पार्टिसिपेट इन प्रोटीन सिंथेसिस, दे एक्टिवली पार्टिसिपेट इन द प्रोटीन सिंथेसिस प्रोसेस। जो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ये एक क्रूशियल रोल प्ले करते हैं प्रोटीन सिंथेसिस में। जो कंपोनेंट्स आते हैं उनको मिलाकर ये प्रोटीन सिंथेसाइज करते हैं। नेक्स्ट वन इज गोल्गी अपैरेटस। इनको डिस्कवर किया था कैमलियो गोल्गी ने इन 1898 में। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप का दिखता है, कॉनकेव शेप में। जो शीट्स हैं वो एक के ऊपर एक लगी होती है। दे आर मैनी डिस्क शेप्ड सैक्स, झोले के जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जो डिस्क शेप के होते हैं। और सिस्टरने, इनको हम सिस्टरने भी बोलते हैं, सिस्टरने भी बोला जाता है इनको। ओके, पैकेजिंग ऑफ मटेरियल, सबसे मेन फंक्शन होता है इनका पैकेजिंग ऑफ मटेरियल। whatever comes from endoplasmic reticulum to its cis end, इस एंड पे जो भी आएगा वो रिसीव करेगी। ओके, और जो इसकी बैक साइड से यानी कि जो ट्रांस फेज है वहां से जो भी चीज निकलेगी उसको ये ट्रांसपोर्ट करेंगे। ट्रांस फेज से ये वेसिकल्स बन के आ रहे हैं ना, कुछ भी आया था वो आए यहाँ पे, यहाँ के थ्रू होते हुए एक्सोसाइटोसिस से ये वेसिकल्स पिंच ऑफ होके अलग हो जाते हैं और ये चीजें ट्रांसफर हो जाती हैं। गोल्गी अपैरेटस बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है
पैकेजिंग ऑफ मटेरियल्स में। सिस फेज फॉर रिसीविंग एंड ट्रांस फेज फॉर ट्रांसपोर्ट। सिस फेज रिसीव करने के काम आता है और जो ट्रांस फेज होता है वो ट्रांसपोर्ट करने के काम आता है। थैंक यू सो मच एंड हिट दैट लाइक बटन एंड सब्सक्राइब प्लीज।